किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन की बात ही आज हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। किसान भाइयों हर दिन नए नए विषयों पर बात करते हैं और आज भी हम ऐसे ही नए विषय पर बात करने वाले हैं जो कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका हल यहाँ पर हम देने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नींबू वर्गीय बगीचा फल वृक्षों की समस्याएं तथा उनका निदान। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। वैसे जैसे कि हम देखते हैं अभी हमारे किसान भाई जो हैं वो अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं और ऐसे में उन्हें समय समय पर जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो हम यहाँ से प्रदान करवाते हैं। इस टॉपिक पे, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RC आसवानी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं, उद्यानिकी निदेशालय विस्तार सेवाएं से, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों, आपने विषय जाना, विशेषज्ञ जाने और आज जो हम विषय है इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है सर विषय से कि जैसे कि हम जो नींबू वर्गीय फसलें, जो फलों की वृक्षों की बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश को देखते हुए, हमारे आसपास को देखते हुए कौन कौन से ऐसे फल जो हैं, ऐसी फसलें हैं जो हम लगा सकते हैं? जी देखिए, यहाँ तक नींबू वर्गीय फल वृक्षों की जहाँ बात करते हैं तो उसमें दो तरह के फल होते हैं। एक खट्टे रस वाले फल होते हैं जिसके अंदर लाइम और लेमन और इसके अलावा जो खट्टा संतरा होता है, खट्टी नारंगी, और इसके अलावा जो मीठे वाले फल वृक्ष हैं उसके अंदर मौसमी है, किन्नो है, माल्टा है, मीठा संतरा है, नागपुरी संतरा है। और जो हमारे प्रदेश में जो शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं इसके उत्पादन के लिए। और यहाँ का जो संतरा है वो नागपुरी संतरे से अभी वर्तमान में प्रतिस्पर्धा में है और काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बगीचा वर्गीय फल वृक्षों के उत्पादन की। जी, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भी ये भी उठता है, जैसे कि नींबू बगीचा की बात कर रहे हैं तो नींबू बगीचों में सबसे जो मुख्य समस्याएं जो होती हैं, बहुत सारे किसान भाई, अभी क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट भी इस पे जोर दे रही है कि आप अलग अलग फसलों को लगाओ, अलग अलग पद्धति को अपनाओ, क्योंकि परंपरागत जो हमारी खेती चली आ रही है उसमें कहीं ना कहीं हमें उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में विकल्प ये उठता है कि हम जैसे खेती करते हैं उसके साथ साथ उद्यानिकी भी करें, बागवानी करें, ये सब चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब कई किसान भाई हैं जो नींबू बगीचों को लगा रहे हैं, तो मुख्यतः नींबू बगीचा लगाते वक्त उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी देखिए, जहाँ तक नींबू वर्गीय बगीचा या फसलों की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो समस्याएं हैं वो है, एक तो कीट वाली समस्याएं जिनके अंदर अभी जो बारिश की जो ऋतु के अंदर लीफ माइनर जिसको पर्ण सुरंगी कहते हैं, और वर्षा ऋतु से थोड़ा सा पहले जो सिट्रस आइला है, लेमन बटरफ्लाई है, नींबू की तितली है, और इसके अलावा थ्रिप्स, ये मुख्य कीट हैं जो नींबू के बगीचों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जहां तक हम उनकी बीमारियों की जहां तक बात करते हैं तो उसके अंदर सिट्रस कैंकर है, गुमोसिस है जो गोंद निकलना है, और सिट्रस डाइबेक है नींबू के बगीचों का, जो जिसके अंदर पेड़ ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से सूखता है। ये मुख्य गंभीर बीमारियां हैं। इसके अलावा जड़ गलन है, इस तरह की, और फल और फूलों का गिरना है, फलों का फटना है, इस तरह की समस्याएं जो अमूमन जो भी नींबू वर्गीय बागवान हैं, बगीचे वाले हैं, जो इन समस्याओं का सामना करते हैं। ये समस्याएं तो हैं जिससे कि हमारे किसान भी परेशान रहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भी ये उठता है कि जैसे कि शुरुआत करना है हमें जी, तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत में बगीचों को किसान भाइयों को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई किसान भाई जो है वो शुरुआत करने वाले हैं तो उसमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? जी देखो, उसमें जो नया बगीचा शुरू करना चाहते हैं उनको एक तो जो अपना जो बगीचा लगा रहे हैं वो नींबू में किस पे लगा, नींबू वर्गीय में जैसे नींबू पे लगाना चाह रहे हैं, संतरे पे लगाना चाह रहे हैं, नारंगी पे, किन्नों पे, उस पर एक तो उसका ध्यान रखना। उसके बाद फिर उनको उसमें किस्म का ध्यान रखना है, कौन सी किस्म लगानी है, और जो उसके अंदर जो पौधा जो जहाँ से वो प्राप्त करते हैं वो पौधा शुद्ध उसी किस्म का होना चाहिए। और उसके बाद जब हम प्लांटिंग मटेरियल की बात करते हैं, पादप की सामग्री की, तो वो किसी भी गंभीर बीमारियों से जहाँ से वो पौधा ले रहे हैं, जिस नर्सरी से ले रहे हैं या जहाँ से मातृवृक्ष से जो वो पौधा तैयार किया गया है, वो उससे ग्रसित ना हो। क्योंकि अगर वो उससे ग्रसित होगा तो आगे चल के जब उसकी प्रोजेनी में, उसकी पीढ़ी में वही रोग के लक्षण फिर प्रकट होंगे और
फिर आगे जाके उसको बगीचे वाले को इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उत्पादन काफ़ी घट जाता है। तो ये मुख्य उस तरह की बातें को ध्यान रखना है। उसके अलावा भूमि का है, कहाँ वो भूमि कैसी है, उसमें क्या पोषक तत्व की है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वहाँ से और नियर बाई किसी बड़े शहर के नज़दीक है, ताकि वो अपना जब भविष्य में जब उसका उत्पादन होगा तो वो वहाँ तक सुगमता से ले जा सके। ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी पड़ती है एक बगीचा लगाने की। बिल्कुल, लगाते वक्त एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब खेती करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को बार बार बोला जाता है कि आप बीजोपचार करें, बीजोपचार करें, बीजोपचार से हमारी जो है उत्पादन में भी वो बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो क्या ऐसा बगीचा लगाते वक्त हमें ऐसी कुछ बीजोपचार या फिर हमारा पौधा उपचार कुछ करना पड़ता है, जड़ों का उपचार करना पड़ता है? जी बिल्कुल करना पड़ता है। हमें भूमि की पहले तो उसकी जांच करानी पड़ती है, जहाँ जो भूमि हमने चयन किया है बगीचे के लिए, उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, तो उनकी पूर्ति हम कैसे करेंगे, उनको हम भूमि के द्वारा दे के करेंगे या पौधों के ऊपर हम जब उनके छिड़काव के द्वारा फोलियर पत्तियों के ऊपर छिड़काव करके करेंगे, ये होता है। उसके अलावा फिर जब उसमें भूमि उपचार में है तो जब अगर भूमि में इस तरह के कोई कीट हैं या कवक हैं, जो फंगस जिनको बोलते हैं हम, उनके स्पॉर्स हैं या कोई बैक्टीरिया के जीवाणु उसमें हैं, तो उनका भूमि उपचार करना पड़ता है। जैसे हम उसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड से, हाँ, फॉर्मेलिन से उसका भूमि का उपचार करते हैं, बाविस्टीन से करते हैं, हाँ, मैंकोजेब से करते हैं, थीराम से करते हैं। और इसके अलावा जब वो बगीचा लगा रहे हैं तो उसकी जो भी पौधा हम लगा रहे हैं तो उसको कवकनाशी में उसको डुबो के उससे उपचारित करने के बाद ही लगाएं। और उसके साथ जब हम पौधा लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम उसकी आसपास की भूमि की ड्रेंचिंग, निर्जलीकरण कर दें। ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है ताकि हम आगे चल के भविष्य में इन्हीं कीट बीमारियों के प्रकोप से बच सकें। बिल्कुल। जैसे बीजोपचार की बात करी हमने, पौधा उपचार की बात करी हमने, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है भूमि की, जो हम तैयारी की बात कर रहे हैं, तो क्या भूमि कैसी होना चाहिए? जल भराव वाली होना चाहिए या फिर जल निकासी वाली व्यवस्था होना चाहिए, ढलान वाली होना चाहिए, समतल भूमि होना चाहिए? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बगीचे का जब हम चयन करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं ज़्यादा मतलब इस तरह की ढलान वाली भी नहीं हो, एक हल्का सा स्लोप ढलान हो, ताकि जो और जब अत्यधिक बारिश होती है तो वो पानी मतलब अपना नेचुरल अपना प्राकृतिक रास्ता बना लेता है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ गमन करता है, ताकि वो पानी जो अतिरिक्त पानी खेत में नहीं भरे बगीचे में और वो निकल जाए, उसमें उचित जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। तो ये तो एक मतलब एक मुख्य उसका आधार है बगीचे की भूमि के चयन में। जी बिल्कुल, तो चयन ऐसा करें जिससे कि जो निकासी है, व्यवस्था जो है पानी का, वो अच्छे से हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें साथ में एक और चीज़ है सर, जैसे कि हमारा बगीचा लग जाता है मान लीजिए, और जो रोगों की बात करें या फिर हमारे जो कह सकते हैं कि जो कुछ कीट हैं जो परेशान करते हैं, एक रोग देखने को मिलता है, रोग कहें या फिर परेशानी कहें, पत्ती जो है वो मुड़ जाती है। नींबू की जो फल जो वो वृक्ष होता है उसमें पत्तियां जो है वो मुड़ जाती हैं, उसका कारण क्या होता है? जी देखिए, अमूमन जो बगीचा नींबू वाले जो बगीचे वाले होते हैं वो इसको बीमारी समझते हैं, पत्तियों का मुड़ना, जबकि ये बीमारी नहीं है, ये कीटों के द्वारा होता है। और इसमें दो तरह के होता है कि एक कीट होता है थ्रिप्स, उसके आक्रमण से क्या होता है, पत्तियां ऊपर की तरह कप की तरह बन जाती है, कपनुमा बन जाती है, वो थ्रिप्स के अटैक से होता है, जो बारिश के जस्ट पहले उसका आक्रमण होता है। छोटे छोटे पीले रंग के कीट होते हैं जो पत्ती की निचली सतह पर और उसका रस चूसते हैं, उसके रस चूसने से क्या होता है, वो पत्ती कपनुमा होकर ऊपर मुड़ जाती है। इसी तरह से एक दूसरे प्रकार का कीट होता है जिसके प्रकोप की, जिसको लीफ माइनर या पर्ण सुरंगी कहते हैं और एफिड्स कहते हैं, उनके अटैक से पत्तियां नीचे की तरफ, बाहर की तरफ मुड़ जाती है। तो इनकी वजह से पत्तियां मुड़ती है। ये बहुत जटिल समस्या है, हमारे किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है। इसके निदान के बारे में बात करेंगे। एक और समस्या मुझे यहाँ पर याद आई कि पीली पड़ जाना, ये भी बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पीली पड़ जाती है, मुड़ना भी होता है। पीली पड़ने का कारण क्या होता है उसमें? जैसे आपने निदान की कही, तो जो भी ये जो मैंने कीट बताया, जैसे पर्ण सुरंगी, लीफ माइनर बताया और ये थ्रिप्स बताया और इसके अलावा एफिड बताया, इनके निदान के लिए हम जो ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल है, जो मेटासिस्टोक के नाम से बाजार में आता है, 25 EC का 750 मिलीलीटर मात्रा, और ऐसे ही डाइमेथोएट आता है 30 EC का, उसकी 625 मिलीलीटर मात्रा को
550 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से हम उसका छिड़काव करेंगे तो इन कीटों का किसी भी संपर्क कीटनाशी का हम प्रयोग करेंगे, फॉस्फोमिडोन भी है, तो उनसे इनका निदान हो जाएगा। दूसरा, आपने पीली पत्ती पड़ने वाली जो बात करी, वो पीली पत्ती पड़ने के कई कारण होते हैं। एक मुख्य कारण होता है कि जब अगर भूमि पेड़ के आसपास ज़्यादा समय तक पानी भरा रहता है, तब पानी भरा रहता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायु संचरण उसमें कम हो जाता है, तो उससे पत्तियां फिर धीरे धीरे पीली पड़ के गिरने लगती है। कई बार दूसरा कारण वजह होता है कि उसमें अगर खाद पोषक तत्वों की कमी है, विशेष तौर पर नाइट्रोजन की कमी है, तो उससे क्या होता है, जो उनका क्लोरोफिल है वो ग्रीन तत्व कम हो जाता है और वो पीली पड़ के झड़ना गिरने लगती है। तीसरी जो मुख्य वजह हो सकती है वो हो सकती है कीट और बीमारी का प्रकोप। जैसे अगर गमोसिस है तो उसके अंदर फिर धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर गिरेंगी। तो ये 3 वजह मुख्य होती है। बिल्कुल, 3 मुख्य वजह हैं। किसान भाइयों, ये हम बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय फसलों के बारे में और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय बगीचा फल वृक्षों की समस्याएं तथा उनका निदान, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें की इस विषय में। एक और महत्वपूर्ण चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे किसान भाई जो हैं, हमने बीज उपचार की बात की, हमने मिट्टी का जो हमारा परीक्षण है उसके बारे में बात की, हमने भूमि का चयन कैसे होना चाहिए। एक और चीज़ ये है कि जैसे हमारे किसान भाई जो है वृक्ष लगाते हैं तो उस समय जो उर्वरकों की बात आपने ब्रेक से पहले बात की थी, उर्वरक किस मात्रा में देना चाहिए और उर्वरक कब कब कैसे कैसे हमें देना चाहिए इनमें? उर्वरक की जब बात करते हैं तो उर्वरक एक तो पौधे लगाते समय देते हैं जी। और एक जब हम उसकी आयु अनुसार, मिट्टी की जांच के अनुसार, उसके अनुसार फिर उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जब अगर तीन साल का जब तक हम फल नहीं लेते हैं, जब 3 साल का पौधा हो गया और उसके बाद जब हम देते हैं तो दोनों तरीके से देते हैं। भूमि में भी देते हैं, भूमि में वर्षा से पहले इनका वो दे देना चाहिए, बारिश के पहले इनको। जब हम नींबू के बगीचे की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें फल लेने हैं तो हम उसको फूल आने से 1-1.5 महीने पहले हम उसका पानी रोक देते हैं, उसमें तान देते हैं, यानी दबाव, स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो उसके बाद जब हम धीरे धीरे जब पानी देते हैं उसके साथ हमें उसकी आयु के अनुसार और अनुशंसा अनुसार ये उर्वरकों की मात्रा देनी है। उसके बाद जब अगर 3 साल का पौधा हो गया और जब वो फलन की स्थिति में है, फूल के बाद जब उसके अंदर वो फल बन चुका है चना या मटर के आकार का, और जब हमें किसी विशेष तत्व की उसमें विशेष तौर पे ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी फिर ज़्यादा महसूस होती है, तो वहाँ पे हमें फिर पत्तियों पर छिड़काव के द्वारा, जैसे जिंक है, बोरॉन है, हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका जब हम करेंगे तो फिर वो पत्तियों पर जब हम छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो उनको ले पाएंगे। बिल्कुल ले पाएंगे। एक और चीज़ है सर, यहाँ पर अगर हमारे जो किसान भाई लगाते हैं और समस्या जो है वो बहुत सारी देखने को मिलती हैं। एक और समस्या ये है कि जैसे कि जो फूल बनते हैं जी, मान लीजिए हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं नींबू वर्गीय फसलों की और उसमें फूल भी बन गए, फूल का झड़ना एक समस्या बहुत ज़्यादा सामने आती है। तो ऐसा क्या कारण होता है कि फूल झड़ जाते हैं? जी देखो,
नींबू वर्गीय बगीचा में के फल वृक्ष जो हैं उनमें मतलब प्रकृति की तरफ से काफ़ी फूल आते हैं और फूल और फल बनते हैं, लेकिन फूल गिरते हैं। वो एक प्राकृतिक भी प्रक्रिया है, सारे फूल नहीं टिकते हैं और सभी फल नहीं बनते। लेकिन जो फूल अगर 25, 30, 40% से ज़्यादा गिर रहे हैं तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो वातावरणीय कारक है जिसके अंदर तापक्रम यदि बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापक्रम होगा तो फूल गिरेंगे, या नमी ज़्यादा है पौधे के आसपास या वातावरण में तब भी फूल गिरते हैं। ये तो हो गया वातावरण कारक। दूसरा होता है जो हार्मोन्स, जो जैसे हमारे शरीर में नवरस होते हैं, इसी तरह पौधों में भी रस बनता है, हार्मोन्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो उससे क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, विशेष तौर से जो ऑक्सीजन जो कि फूल का टिकने और फल बनने में बहुत सहायक होता है, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिन है, इनकी जब मात्रा पौधे के अंदर बिगड़ती है तो वो फूल गिरते हैं बहुत ज़्यादा और फल भी परिपक्व होकर पहले ही समय से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए हमें आजकल बहुत सारे मतलब इस तरह के मार्केट में केमिकल्स, मतलब केमिकल्स नहीं कहेंगे, हार्मोन्स उपलब्ध हैं जिनका हम बाह्य तौर पे छिड़काव करके भी उनका रोक सकते हैं, जिसमें NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन होता है, 2,4-D आमतौर पर हमारे खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में काम लिया जाता है। लेकिन जब हम 2,4-D की सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग करते हैं और उद्यानिकी ग्रेड का, जिसमें 8 से 10 मिलीलीटर या 8 से 10 ppm का जब हम प्रयोग करते हैं 2,4-D का, तो नींबू वर्गीय में, तो ये फूलों और फलों को टिकाता है, रोकता है। ऐसे 2,4,5-T का हम 2 से 5 ppm का जब स्प्रे करेंगे तो उससे भी फल रुकते हैं। इसके अलावा एक मैं कृषक भाइयों को सलाह दूंगा कि ओरियोफिंजिन आता है, ओरियोफिंजिन 12 ग्राम प्लस 2,4-D 6 ग्राम और 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 1.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, इसको हम 550 लीटर पानी में घोल के और उसका फूल आते समय जब हम छिड़केंगे, फूल आने से पहले और फूलों के समय में, तो इससे फूल टिकेंगे और उसमें वो फलों में परिवर्तित होंगे। बिल्कुल परिवर्तित होंगे और उत्पादन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है, जैसे कि वर्तमान की गतिविधियों में अगर हम देखें तो बारिश हो रही है और बारिश में हमारे किसान भाई जो है बगीचों में ऐसा क्या कार्य करें, समसामयिक बात हम अगर करें तो ऐसा क्या कार्य करें, जल निकास की व्यवस्था या फिर ऐसे और को क्या क्या काम है ऐसे? जी देखो, नींबू के जहाँ बगीचों की हम बात करें, जब जो आज का जो विषय है उसमें एक तो जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, ज़्यादा पेड़ों के आसपास पानी ना भरे और जो वर्षा का पानी है, सिंचाई का पानी है, वो सीधा नींबू वर्गीय फल वृक्षों के सीधे तने के संपर्क में ना आए। उनको 2 रिंग बना लें, उसके एक 30 सेंटीमीटर तने से दूरी पे और एक 50-55 सेंटीमीटर दूरी पे उसकी रिंग बना लें और वो जो दूसरी रिंग है उसके अंदर ही पानी दिया जाए, यानी उसके डायरेक्ट फल वृक्ष के तने के नहीं आए, वरना क्या होगा, उससे फाइटोपथोरा फंगस डेवलप होगा जो गुमोसिस बीमारी पैदा करेगा उसके अंदर। एक तो ये है। दूसरा है कि जो ये बारिश का समय, इसमें ताम्र कवकनाशी का आवश्यकता अनुसार 1 महीने में या 20 से 25 दिन के अंतराल पे कृषक भाई अपने बगीचे में उसका छिड़काव करें। तो जो ताम्र कवकनाशी उसके अंदर ब्लाइटॉक्स है और इसके अलावा जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है COC, उसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उसका बना के और उस पर छिड़काव करते रहें, क्योंकि इस समय फंगस का अधिक नमी और तापक्रम ज़्यादा होने से उसमें पौधों पे फंगस डेवलप होने का, कवक पैदा होने का खतरा रहता। तो अगर वो इस तरह से अपना उसका छिड़काव करते रहेंगे तो, और इसी तरह से वो पौधे के आसपास भी इन्हीं की ड्रेंचिंग भी करते रहें। इसी सांद्रता का रिडोमिल है, रिडोमिल MZ है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के, और पौधे जो अगर वयस्क पौधा है 5 साल या उससे ज़्यादा का, तो एक पौधे में 35 से 40 लीटर पानी इस सांद्रता का घोल बना के उसमें, और 22 का भी है देंगे, तो ये पौधों में जो कवक का जो पैदा होने का अभी जो बारिश में जो खतरा है उससे बागवान बच सकेंगे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जो जानकारियाँ हैं वो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। किसान भाइयों, फिलहाल वक्त हो चुका है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 94वां स्थापना दिवस, कोदो कुटकी की खिचड़ी और कुकीज, गाजर घास से कंपोस्ट खाद, खरीफ फसलों में कीट नियंत्रण और कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम एवं द्वितीय छिंदवाड़ा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस समारोह केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में नई दिल्ली से आभासी माध्यम से किया गया। इस अवसर पर केंद्र पर भी सीधे प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन पूर्व शिक्षा मंत्री श्री नाना भाऊ मोहाड़े की अध्यक्षता में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कृषकों की आय दुगनी करने के स्वप्न को साकार करते हुए देश भर से 75,000 कृषकों की सफलता की कहानी पर बनाई गई किताब का विमोचन भी किया गया। जिले के लिए गौरव की बात है कि छिंदवाड़ा से कृषकों की सफलता की कहानी को भी किताब में सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत केंद्र के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र पन्ना से एवं तामिया के नवागत वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर RC शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र पन्नासे ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि महोदय श्री मोहाड़े द्वारा प्रगतिशील कृषकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व संचालक श्री रामकृष्ण बाकोड़े, किसान संघ के अध्यक्ष श्री मेर सिंह चौधरी, आकाशवाणी छिंदवाड़ा के प्रसारण अधिकारी श्री प्रवीण चौरे और केंद्र के समस्त वैज्ञानिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंडों में पधारे लगभग 100 उन्नतिशील कृषकों ने भाग लिया एवं केंद्रीय कृषि मंत्री के उद्बोधन को सुना। प्रदेश में डिंडोरी जिले में बेगांव के 8,000 बच्चों को कोदो कुटकी की खिचड़ी दी जा रही है। यही नहीं, इनसे बने हुए बेकरी आइटम जैसे कुकीज आदि भी स्मार्ट फूड की शक्ल में इन्हें दिया जा रहा है। अब पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। अन्य आदिवासी अंचलों में भी इन्हें पौष्टिक कोदो की खिचड़ी दी जाएगी। महिला वित्त एवं विकास निगम ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कोदो खिचड़ी टेक होम राशन के तहत दी जाती है, जबकि बेकरी आइटम और इससे बनने वाले सेव 38,000 बच्चों को दिए जाते हैं। डिंडोरी के 2 ब्लॉक करंजिया और महंदवानी में कोदो की खिचड़ी टेक होम राशन के तहत बच्चों को दी जाती है। इसमें कोदो के साथ ही मूंग सोया मिक्स भी होता है। सिर्फ पानी डालकर इसे गर्म करना होता है और खिचड़ी तैयार हो जाती है। अधिकारियों ने बताया कि डिंडोरी के अलावा अन्य आदिवासी बहुल वाले जिलों में भी कोदो कुटकी का वितरण किया जाएगा। स्व सहायता समूह इसके लिए काम करेंगे। डिंडोरी में कोदो से बनी बर्फी का वितरण भी शुरू हो चुका है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि टेक होम राशन में कोदो में शामिल करने के लिए महिलाओं को जोड़ा जाएगा। गाजर घास न केवल खेती खलिहान बल्कि मानव और मवेशियों के लिए भी हानिकारक है। ऐसे में ये गाजर घास दिनों दिन समस्या बनती जा रही है। इससे निदान पाने के लिए किसान परेशान रहते हैं। हालांकि इस समस्या से निदान पाने के लिए कृषि वैज्ञानिक भी जुटे रहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने गाजर घास के उन्मूलन के लिए विकल्प ढूंढ लिया है। गाजर घास के नियंत्रण के लिए रसायनों में एट्राजिन, एलाक्लोर, डाईयूरान, मेट्रीब्यूजिन, 2 से 4 डी ग्लाइफोसेट आदि का छिड़काव करना चाहिए। मेड़, मैदान, सड़क किनारे में गाजर घास के साथ सभी प्रकार की वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट 1 से 1.5% का छिड़काव करें और केवल गाजर घास को नष्ट करने के लिए मेट्रीब्यूजन 0.3 से 0.5% का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान गाजर घास के पौधे को शुरू की अवस्था से निकालकर कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश आदि पोषक तत्व गोबर खाद से ज्यादा पाए जाते हैं। खेत के आसपास खरपतवारों को ना उगने दें। समय पर निंदाई करने से विषाणु जनित रोगों से भी बचा जा सकता है। खेत में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे नर कीट के प्रोड़ों को प्रजनन से रोका जा सके। यदि 8 पतंगें प्रतिदिन लगातार 3 दिन तक मिलें, तब इसके नियंत्रण की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। खेतों में आरंभ से ही पक्षी आश्रय स्थल, बर्ड पर्चर, अंग्रेजी के टी आकार की लकड़ी लगाएं। सब्जियों में नीम का तेल एवं नीम अर्क 5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रस चूसक कीटों व पत्ती भक्षक कीटों के प्रकोप से बचा जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में देसी डिप्लोमा कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि आदान विक्रेताओं का प्रशिक्षण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉक्टर SS धाकड़ ने जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की उन्नत तकनीक कृषकों तक पहुंचाने की सलाह दी। साथ ही खरीफ फसलों में जल विकास प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर GR अंबावतिया ने खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और किसान भाइयों, आपने अभी देखी खबरें खेती की और आज जो वक्त है हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
नमस्कार।